इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करना चाहते हैं। अब इन रीजंस के ऊपर अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम जा सकते हैं, और इसकी हिस्ट्री में भी अगर हम जानना शुरू करें तो फिर आई थिंक ये पूरा कोर्स ही हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर हो सकता है और उसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर हो सकता है। तो मैं सिर्फ उन रीजंस को समराइज़ करने की, और सबके सब रीजंस को नहीं बल्कि कुछ मेन रीजंस को समराइज़ करने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो दरअसल प्लांक की डिस्कवरी है 1900 के अंदर। सो 1900 से पहले एक डिस्कशन चल रही थी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कम्युनिटी के अंदर। और वो डिस्कशन ये थी कि सपोज़ करो कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, राइट, एक ब्लैक बॉक्स है। सो सपोज़ करो ऐसा बॉक्स है आपके पास, और इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बंद है, राइट। और दो क्वेश्चंस के आंसर हम वो जानने की कोशिश कर रहे थे। एक क्वेश्चन ये है कि, बल्कि तीन क्वेश्चंस के आंसर। एक क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे है। ऑब्वियसली ये एज्यूम करने की कोई रीज़न नहीं है कि तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सेम वेवलेंथ पे है, राइट। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी वेवलेंथ ऐसी है जिस पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है इस बॉक्स के अंदर। तो उस वेवलेंथ को, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हम कहेंगे लैम्डा मैक्स। सो लैम्डा मैक्स क्या है? और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम इस बॉक्स के अंदर एक होल करें ऊपर की तरफ, फॉर एग्जांपल इस तरह से, राइट, तो इस होल के अंदर से ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बाहर आएगी। क्वेश्चन ये उठता है कि इस होल के अंदर, सपोज करें इस होल का एरिया जो है वो ए है, तो इस होल के अंदर से जो आने वाली एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि इंटेंसिटी, वो क्या होगी? इसको और प्रिसाइज करने का तरीका ये है कि इंटेंसिटी जो है वो कैसे डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। और इससे पहले जो मैंने लैम्डा मैक्स की बात की है उसके बारे में भी आप यही कह सकते हो कि हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि वो कैसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बॉक्स के अंदर बंद है और उस रेडिएशन का एक टेम्परेचर है, राइट। अब इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए फिजिसिस्ट ने कई सारे तरीके अपनाए। इसमें से एक जो अटेम्प्ट थी वो इस तरह से थी, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं कि इस सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी क्या है, तो उस एनर्जी के लिए एक इंटीग्रल लिखा जा सकता है इस तरीके से, जहाँ पे ओमेगा जो है वो दरअसल फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और जो ई ऑफ ओमेगा है ये सिर्फ एक इंटीग्रैंड है, लेकिन वो ये बताता है कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे जो ईएम रेडिएशन मौजूद है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है एनर्जी के अंदर, राइट। सो इस ई ऑफ ओमेगा जो है इसकी फॉर्म क्या है ये गेस करने की कोशिश की जा रही थी। सो एक जो थी अटेम्प्ट इस पर्टिकुलर चीज़ की फॉर्म फाइंड करने के लिए, वो अटेम्प्ट थी रायले जीन्स लॉ। सो जो रायले जीन्स लॉ था वो ये कहता था कि जो ई ऑफ ओमेगा है इसकी जो फॉर्म है वो कुछ यूँ है, इट इज़ इक्वल टू वी एच बार ओमेगा स्क्वेयर के टी ओवर पाई स्क्वेयर सी क्यूब, जहाँ पे वी जो है ये वॉल्यूम है उस बॉक्स का, टी जो है वो टेम्परेचर है,
और के जो है वो दरअसल एक बहुत फेमस कांस्टेंट है जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। सी स्पीड ऑफ लाइट है, राइट, और ओमेगा जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ वो फ्रीक्वेंसी है, और एच बार जो है वो दरअसल रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट है। खैर, वैसे एक बात मैं यहाँ पे कर दूँ कि हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट करे कि रायले जीन्स लॉ जो है वो प्लैंक के काम से पहले था, तो उस वक्त प्लैंक्स कांस्टेंट हमें नहीं पता था, तो ऑब्वियसली वो इस फॉर्म में उन्होंने नहीं लिखा था इसको, उनको सिर्फ ये पता था कि ये जो है ये प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। तो अगर आप यहाँ ये इस चीज़ को प्रेफर करते हो तो हम इस तरह लिख लेते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। लेकिन इसमें आप एक ऑब्वियस फ्लॉ देख सकते हो। ऑब्वियस फ्लॉ ये है, अगर मैं टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूँ, जिसका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था अभी, चूँकि ये प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, सपोज करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ए है कुछ, तो ये बनता है ए टाइम्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। लेकिन ये इन्फिनिट है, ये इंटेग्रल इन्फिनिट है। तो ये प्रिडिक्शन ये दे रहा है रायले जीन्स लॉ कि जो बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बंद है उसकी एनर्जी जो है वो इन्फिनिट है। अब आप ये देख सकते हो कि मसला तब आता है जब आप ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पर जाते हो ओमेगा की। अगर आप छोटी वैल्यूज़ पर रहो तो ये इंटेग्रल इन्फिनिट नहीं है। तो इस बड़ी वैल्यू पे डिस्क्रिप्शन के टूट जाने को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। ये नाम जो था ये रायले जीन्स लॉ के लिए यूज़ होता था। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ का मतलब है कि ये रायले जीन्स फार्मूला जो है ये बहुत ख़राब है बड़ी वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा पे। सो प्लॉन्क्स लॉ जो था वो कुछ यूँ था। प्लॉन्क्स लॉ जो था वो मैं बताता हूँ कि क्या था। लेकिन मैक्स प्लॉन्क ने 1900 में एक एजम्पशन ली, और वो एजम्पशन आप कह सकते हो कि उस वक्त बड़ी एडहॉक सी लग रही थी। बाद में हम उसके रीज़न समझते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन वो उस वक्त जो एजम्पशन थी वो थोड़ी एडहॉक थी। लेकिन वो एजम्पशन ये थी, तो एजम्पशन ये थी कि आप ये सपोज़ करो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि ओमेगा उस पे है, क्या कहना चाहिए, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे है, उसकी एनर्जी जो है वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकती, बल्कि वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट यानी कि एच ओमेगा की इंटीजर मल्टीपल के इक्वल हो सकती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर रेडिएशन की। तो अगर कोई भी रेडिएशन ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे है तो उसकी एनर्जी जो है वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकती, बल्कि वो डिस्क्रीट स्टेप्स में हो सकती है। तो अगर एक फॉर एग्जांपल एक रेडिएशन है इस तरह जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ़ है, राइट, और हमें पता है कि एक वेव की अगर वेवलेंथ कम होती जाए तो उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी या तो हो सकती है एच ओमेगा, या हो सकती है 2h ओमेगा, या हो सकती है 3h ओमेगा एंड सो ऑन, राइट। सो ये जो एजम्पशन है प्लैंक की, इसको अगर हम यूज़ करें, और इस पर मैं ऑब्वियसली डेरिवेशन नहीं बता रहा, इसमें अगर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेरिवेशंस लगाएं तो इट टर्न्स आउट कि जो हमें ई ऑफ ओमेगा मिलता है, जिसकी मैंने ऊपर बात की थी, यहाँ पे जो इंटेग्रल में अपीयर हो रहा है, इसकी जो फॉर्म है वो कुछ यूँ आती है, वी एच बार स्क्वायर पाई स्क्वायर सी क्यूब ई एच बार ओमेगा के टी -1, सॉरी इट्स ओमेगा क्यूब, राइट। सो ये वाला जो फार्मूला है इस चीज़ को ऑब्वियसली प्लैंक फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला इट टर्न्स आउट कि ये एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत कमाल तरीके से मैच करता है। इसको आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हो, मैं इंटीग्रेट करूँगा नहीं इसको। इंटीग्रेट करने की अगर आप कोशिश करो तो इसका आंसर इन्फिनिट भी नहीं आता, और ये भी बताता है कि जो मेरा तीसरा क्वेश्चन था ऊपर, यानी कि ये वाला क्वेश्चन कि इंटेंसिटी जो है वो किस तरह से रिलेट करता है टेम्परेचर से, हमें ये जो फार्मूला है प्लैंक का फार्मूला वो हमें ये बताता है कि जो एनर्जी पर एरिया पर टाइम यानी कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ये प्रोपोर्शनल है T⁴ के, राइट। इसको ये बात हमें एक्सपेरिमेंटली पहले पता थी, इसको हम कहते हैं स्टीफन्स लॉ। ये जो है ये प्लैंक्स एजम्पशन से डिराइव किया जा सकता है। और एक और मज़ेदार बात ये है कि हमें ये चूँकि पता था कि जो रायले जीन्स लॉ है वो स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा के लिए ठीक है, मसला तब आता है जब ओमेगा बड़ा होता है। तो अगर आप प्लैंक्स फार्मूला को देखो, ई ऑफ ओमेगा वी एच बार
तो अगर हम ये करें कि ये जो डिनोमिनेटर में ये है, इसको अगर हम टेलर एक्सपेंड करें, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो टेलर एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में एक तो आएगा 1 और एक आएगा यही आर्ग्यूमेंट, राइट। और भी चीज़ें आएंगी लेकिन उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी, -1। तो मैं इसको इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात करना चाह रहा हूँ स्मॉल ओमेगा के लिए। तो मैं ओमेगा स्क्वायर और उसके आगे वाली टर्म्स जो हैं वो ड्रॉप कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि आप ये आराम से देख सकते हो कि 1 और -1 कैंसिल हो जाते हैं। सो हमें कुछ यूँ मिलता है कि इट्स VH बार स्क्वायर पाई स्क्वायर C क्यूब और ओमेगा क्यूब। लेकिन अब ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाएगी, राइट। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और H जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो हमें मिलता है VH बार ओमेगा स्क्वायर पाई स्क्वायर C क्यूब मल्टीप्लाइड बाई KT। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये वही रायले जीन्स लॉ है जो कि मैंने ऊपर लिखा था, लेकिन फिर मैंने कह दिया था कि इट्स प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ये जो है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर फॉर स्मॉल ओमेगा, ये रायले जीन्स लॉ है। ये डिराइव हो सकता है प्लैंक्स लॉ से। तो इसका मतलब है कि प्लैंक्स लॉ जो है वो रिड्यूस हो जाता है स्मॉल वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए रायले जीन्स लॉ पे, जैसे कि इसको होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है रायले जीन्स लॉ ठीक है। सो ये जो प्लैंक की असम्पशन थी कि एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड, ये आप कह सकते हो कि, और ये वाइडली कंसिडर्ड है कि ये बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। सो मैक्स प्लैंक के काम के बाद एक और काम ऐसा है जो कि बहुत ज़रूरी है ये बताने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री क्या है। और वो काम जो है वो रिलेटेड है एक प्रॉब्लम से जो कि फिजिसिस्ट जो है वो 19th सेंचुरी के एंड से फेस कर रहे थे। सो वो प्रॉब्लम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रॉब्लम कुछ यूं थी कि फिजिसिस्ट क्या करते थे कि मेटल की प्लेट्स लिया करते थे इस तरह से, और इस प्लेट पे वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट फॉल करवाया करते थे, राइट। और कुछ एडिशनल एपरेटस है जो कि मैं बनाऊंगा नहीं। वो एपरेटस दरअसल इसलिए ज़रूरी था ताकि उनको ये पता लग सके कि क्या इस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब होता ये था कि अगर एक ऐसी हर पर्टिकुलर मेटल के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती थी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि अगर ये जो लाइट आप फॉल करवा रहे हो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आप इस लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते थे। लेकिन अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट फॉल करवाओ तो इंटेंसिटी जो है चाहे आप बहुत कम भी रखो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये थे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैं कहूँगा F0। पहला पॉइंट ये था कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस है F0 से तो इलेक्ट्रॉन्स वोंट बी emitted no matter what, और no matter what intensity। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये थी कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है F0 है उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी अगर हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होंगे, एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा जो है बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अजीब बात यह है कि मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो एक वेव है, राइट। और हम वेव्स के बारे में ये जानते हैं कि जो वेव्स जो कि एनर्जी कैरी करती हैं, एक्चुअली जो वो पावर कैरी करती हैं, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो डिपेंड करती है वेव की फ्रीक्वेंसी पे और वेव के एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। और हमें पता है अगर मैं वेव बनाऊँ यहाँ पे, राइट, तो ये है इसका एम्पलीट्यूड A। सो जो पावर कैरी करती है वेव वो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अब मसला ये है कि अगर एक बहुत कम फ्रीक्वेंसी की हम वेव भी फॉल करवाएं अगर मेटल पे, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर फॉल करवाएं मेटल पे, तो अगर हम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते रहें तो उसकी पावर इंक्रीज होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो पावर है वो मिल जानी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना चाहिए इस तरह से
चाहे जिस मर्जी फ्रिक्वेंसी की वेव हो, अगर आप उसको हाई एनफ एम्पलीट्यूड या हाई एनफ इंटेंसिटी दे रहे हो। लेकिन ये नहीं होता था, और ये बिल्कुल उल्टा है उस प्रेडिक्शन के जो कि वेव थियरी ऑफ लाइट देती है। दूसरी बात ये कि अगर अगर लाइट एक वेव है, तो अगर आप लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो मेटल सरफेस के ऊपर, और मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ टाइम लगेगा वो एनर्जी हासिल करने के लिए जो उनको रिक्वायर्ड है मेटल से बाहर आने के लिए। उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, और ये डिपेंड करती है मेटल के ऊपर। सो वर्क फंक्शन एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और ये डिपेंड करती है मेटल पे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो वर्क फंक्शन एनर्जी हासिल करने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को कि वो वेव में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, उतनी एनर्जी को जो कि इसको चाहिए, और फिर वो बाहर निकले। लेकिन ऐसा नहीं होता था। होता ये था कि जैसे ही आप लाइट फॉल करवाओ, फौरन इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे बाहर। तो इंस्टेंटेनियस एमिशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की, ये भी उल्टा है उसके जो कि वेव थियरी ऑफ लाइट प्रिडिक्ट करती है। ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तीसरी प्रॉब्लम, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वो ये थी कि अगर आप प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि वो एक प्रॉपर्टी थी इसकी, इस एक्सपेरिमेंट की। वो ये थी कि अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, तो अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं पर यूनिट टाइम वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसमें ये खैर इतनी हैरानगी की बात नहीं, यानी कि जो पहली दो बातें हैं वो बहुत हैरानगी की बात है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्ट करना और इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। अब इन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए 1905 में आइंस्टाइन ने एक सोल्यूशन दी थी। तो वो सोल्यूशन कुछ यूं थी, वो सोल्यूशन दरअसल इंस्पायर्ड थी मैक्स प्लांक के पहले काम से, जो कि हमने पहले जिसको डिस्कस किया है। उसमें हमने ये देखा था कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो क्वांटाइज्ड है, राइट। मैक्स प्लैंक ये समझते थे कि ये सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक है, कैलकुलेशनल ट्रिक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये। लेकिन आइंस्टाइन ने इसको लिटरली इंटरप्रेट किया, फिजिकली इंटरप्रेट किया, और उन्होंने कहा कि एज्यूम करते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिनको उन्होंने फोटोन्स का नाम दिया। फोटोन्स जो हैं, जो कि लाइट के क्वांटम है, लाइट के पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल उसी तरह डिस्क्राइब होती है जिस तरह मैक्स प्लैंक ने अपने काम में की थी। तो अगर एक लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है, तो उस पर्टिकुलर लाइट कहना सही नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहना बेहतर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी जो है वो इस फॉर्मूला से गिवन है, इट्स h टाइम्स f। और h जो है इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे पहले प्लांक की कैलकुलेशन में आया था। और इसकी वैल्यू जो है ये है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -34 जॉल सेकेंड। अगर आप ये चीज़ समझ लो, एज्यूम करो जो कि आइंस्टाइन कह रहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो पार्टिकल्स जो हैं उनकी एनर्जी जो है वो इस फार्मूला से गिवन है। दूसरी बात ये कि ये पार्टिकल्स जो हैं इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसने एक जो लाइट से एनर्जी एमिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इन पार्टिकल्स को, यानी कि फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो आधा फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो वो एटलीस्ट 1 फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो अब होता ये है कि अगर आप ये असम्पशंस लो तो ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कैसे ख़त्म हो जाती हैं? पहली प्रॉब्लम ये थी कि एक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, और ऑब्वियसली अगर वर्क फंक्शन जो है उससे कम होगी फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी जो है वो कम होगी अगर वर्क फंक्शन से, तो अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन ऑब्जॉर्व कर भी ले तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। तो ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी दे सके फोटोन की। तो इसका मतलब ये है कि एफ नॉट दरअसल वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे फोटोन की एनर्जी इक्वल हो जाती है वर्क फंक्शन के, और फिर आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई ऑब्वियसली। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है
कि ये जो एनर्जी है फोटॉन्स की, ये डिपेंड इस पर नहीं करती कि उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दैट्स वाई एम्पलीट्यूड बढ़ाने से कुछ नहीं होता था। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि फोटोन की एनर्जी उतनी ही है। एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से होता यह है कि इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उन नंबर ऑफ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। इसलिए ऐसा होता था कि नंबर ऑफ के जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो है वो बाहर ज़्यादा निकलते थे। दूसरी बात ये कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ने फोटोन को एब्जॉर्ब करना है, राइट, एनर्जी हासिल करने के लिए, तो ये एब्जॉर्प्शन फ़ौरन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जिस तरह होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को बैठना पड़ेगा काफ़ी टाइम के लिए कि वेव आके उसको उतनी एनर्जी दे जो कि उसको रिक्वायर्ड है बाहर निकलने के लिए, तब वो बाहर निकल सकेगा। फोटोन एक सिंगल पार्टिकल है, वो फ़ौरन एब्जॉर्ब हो सकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ़ौरन निकल सकते थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट था ये भी एक्सप्लेन होता है आइंस्टाइन के इस एजम्पशन से। तो ये एक और कह सकते हो कि बहुत बड़ा इवेंट है फिजिक्स की हिस्ट्री में, जिसको आप कह सकते हो कि ये अर्ली क्वांटम थियरी जो है वो उसके डेवलपमेंट का पार्ट है। प्लांक की डिस्कवरी के बाद एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई 1911 के आसपास, और वो ये डिस्कवरी थी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कवर किया कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही छोटी जगह पे होना चाहिए जो कि एटम के ऑलमोस्ट मिडल में है, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। लेकिन जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था जो कि इस डिस्कवरी के बाद वजूद में आया, वो कुछ यूं था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये था कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस मौजूद है, जिसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। ये है एटॉमिक न्यूक्लियस, बल्कि बीच में ये है एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1897 में डिस्कवर हो चुका था पहले, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता था। इसके इर्द गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन सपोज करो मैं अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इस एटॉमिक मॉडल के साथ मसला ये था कि ये बात हमें 19th सेंचुरी से पता थी, यानी कि मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पेश की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप कैलकुलेट करो तो हमें वहाँ से ये बात पता थी कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सेलरेट करें, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो चूँकि एक सर्कल में मूव कर रहा है, हमें पता है कि सर्कल में मूव करना जो है वो ऑब्वियसली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना नहीं है, और उसमें एक एक्सेलरेशन होती है जिसको हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आप हमें ये पता था कि चार्ज पार्टिकल्स अगर एक्सेलरेट करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एनर्जी भी छोड़ रहे हैं, यानी कि एनर्जी उनको लीव कर रही है चार्ज पार्टिकल्स को। अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा, तो कितनी एनर्जी ये एमिट करेगा पर यूनिट टाइम। अब चूँकि एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पावर किस तरह से रिलेटेड है उसकी एक्सेलरेशन से जो कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है। उसका एक बहुत फेमस फार्मूला है, और वो फार्मूला कुछ यूँ है कि सपोज़ करो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है अगर, या बल्कि क्यू कर लेते हैं, क्यू बेहतर है, ज़्यादातर वैसे ई यूज़ होता है लेकिन क्यू कर लेते हैं। और इसकी एक्सेलरेशन अगर ए है, राइट, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। जो पावर है वो इस तरह से गिवन है। क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। इस फार्मूला को हम कहते हैं लार्मर फार्मूला। ये बहुत फेमस फार्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगी पावर जो एमिट होगी वो बढ़ेगी, लेकिन अगर ना भी बढ़े एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो पावर जो है वो नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़नी चाहिए, राइट, उसको एमिट करनी चाहिए एनर्जी। लेकिन अगर ये एनर्जी एमिट कर रहा है तो हमें ये पता है कि चूँकि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, अगर उसको न्यूक्लियस से दूर रहना है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए ये करने के लिए। अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा अपनी तरफ।
राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट किए जा रहा है और बहुत तेज़ रेट पे कर रहा है, राइट, तो क्या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर स्पाइरल नहीं कर जाना चाहिए, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लूज़ कर रहा है तो उसका रेडियस कम होता जाएगा। तो होना कुछ यूँ चाहिए कि अगर न्यूक्लियस यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से स्टार्ट लिया है तो उसका ऑर्बिट कुछ यूँ होना चाहिए और एट द एंड उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है तो इसका मतलब ये है कि एटम्स कभी भी फॉर्म नहीं हो सकते। तो इसका ये मतलब है कि नो एटम्स, और चूँकि हम एटम से मिलके बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और एक्चुअली ये बात जो है ये इस पूरी दुनिया के लिए भी सही है। सो रदरफोर्ड के इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर एक ऑब्वियस ख़राबी थी कि ये इलेक्ट्रॉन के स्पाइरल इन करने वाले प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकता। ये मॉडल जो है ये आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि ये 1911 में आया था, जब रदरफोर्ड और उसकी टीम ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंटली। सो इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए और एक और प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए जिसके बारे में मैं बात करूँगा, एक और मॉडल 1913 में आया जिसको हम बोहर्स मॉडल कहते हैं। सो बोहर्स मॉडल के बारे में बात करने से पहले मैं एक और प्रॉब्लम की बात करना चाहता हूँ जिसको एड्रेस करने के लिए बोहर्स मॉडल आया था, और वो प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ख़ास तौर पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी को जिस तरह शुरू होती है कि 19th सेंचुरी में फिजिसिस्ट और केमिस्ट्स ने एक बहुत ख़ास तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। और वो एक्सपेरिमेंट्स कुछ इस तरह के थे कि वो गैसेस को गर्म करते थे, राइट। वो गर्म किस तरह करते थे वो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो गैसेस को गर्म करते थे और उसके बाद उनको ठंडा होने के लिए छोड़ते थे। और उन्होंने डिस्कवर किया कि जब गैसेस ठंडी होती हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज़ बहुत ख़ास होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट कर देती हैं। अब यही बात अगर मैं और एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलती है, क्योंकि एक हर डिफरेंट गैस जो है वो एक बहुत चूँकि ख़ास सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करती है। तो वो जो सेट ऑफ रेडिएशंस है, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है, वो एक तरह से सिग्नेचर बन जाता है उस गैस का। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए गैसेस को। तो फॉर एग्जांपल हमें ये किस तरह पता है कि सन पे हाइड्रोजन और हीलियम है, हमें इस तरह पता है क्योंकि चूँकि उनका जो स्पेक्ट्रम है वो मैच करता है उस स्पेक्ट्रम से, जो कि हमें पता है कि वो हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रम है, राइट। सो खैर ये डिफरेंट बात थी। लेकिन अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ यूँ था। ये इस डायरेक्शन में आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, और चूँकि फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि ये है कि वेवलेंथ उस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही होगी। सो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। ओके, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है चूँकि वो बहुत ख़ास वेवलेंथ से एमिट करता था तो इस स्पेक्ट्रम पे हमें लाइंस दिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइंस कहीं पे भी दिखती थी, तो लाइंस एक बहुत ख़ास तरह की ग्रुपिंग इख्तियार करती थी। तो होता कुछ यूँ था, बल्कि मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रही है, वेवलेंथ उस डायरेक्शन में। सो हमें कुछ यूँ दिखा कि हमें बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे एक ग्रुपिंग दिखती थी इस तरह करके, राइट। ये सारी की सारी इक्वली स्पेस्ड नहीं थी, मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पजेज़ के लिए इसको इक्वली स्पेस कर रहा हूँ। उसके बाद हमें कुछ डिस्टेंस पे एक और ग्रुपिंग दिखती थी। और एक चीज़ जो कि मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ग्रुपिंग जो थी उसके एंड पे डिस्टेंस बहुत कम होना शुरू हो जाता था, लाइंस का बहुत कम, और इतना कम कि थोड़ी देर बाद वो डिस्टेंस इतना कम हो जाता था कि ऐसा लगता था कि ये कंटिन्यूस हैं लाइंस, राइट। और थोड़ी देर बाद हमें एक और ग्रुपिंग दिखती थी, और फिर ये अगेन कंटिन्यूस हो जाती थी लाइंस, बिल्कुल कंटिन्यूस। और थोड़ी देर बाद हमें एक और ग्रुपिंग दिखती थी,
और हमें एक और ग्रुपिंग दिखती थी, एंड सो ऑन, राइट। सो ये जो मैंने लास्ट ग्रुपिंग बनाई है, यानी कि ये वाली, इसके आगे हमें कोई ग्रुपिंग नहीं दिखती थी। ओके, सो अब ये चीज़ें जो थी ये डिस्कवर हो चुकी है 19th सेंचुरी में। तो इनको हमने इन सीरीज़ को, ये डिफरेंट ग्रुपिंग्स जो हैं, इनको हमने सीरीज़ कहा हुआ था, ये डिफरेंट सीरीज़ हैं, इनको हमने नाम दिए हुए थे। सो ये वाली जो सीरीज़ है सबसे एंड वाली, इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज़, और इसके बाद वाली जो सीरीज़ है इसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि आई थिंक ये वाहिद सीरीज़ है जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज़ लाई करती हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं। तो इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हो। और फिर बाकियों के भी नाम है, लेकिन नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको हम कहते हैं पेस्चन सीरीज़, इसको हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज़, और ये जो लास्ट वाली है इसको हम कहते हैं फन सीरीज़। इसमें पी जो है आई थिंक साइलेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फन सीरीज़। खैर, तो ये डिफरेंट सीरीज़ थी। अब ये सब कुछ हमें एक्सपेरिमेंटली पता है सिर्फ और सिर्फ। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हमें लाइंस में क्यों दिखती हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि कोई भी वेवलेंथ हमें दिख जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी ग्रुपिंग्स एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं एक और बात बताऊं कि बाल्मर सीरीज़ जो है, चूँकि वो सबसे पहली सीरीज़ थी जो डिस्कवर हुई थी, उसकी लाइंस किन किन वेवलेंथ्स को कॉरिस्पॉन्ड करती हैं, उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला जो है मौजूद था। लेकिन ये कोई थ्योरेटिकल फार्मूला नहीं था, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव फार्मूला था। अगर मैं बाल्मर सीरीज़ की बात करूं, बाल्मर सीरीज़ जो है वो बिल्कुल इस तरह से स्टार्ट होती है, इस तरह, और फिर ये जो डिस्टेंस है ये कम होता जाता है एंड सो ऑन। चूँकि ये वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रही है और फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये डिफरेंट लाइंस जो हैं ये किन वेवलेंथ्स को कॉरिस्पॉन्ड करती हैं। जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है कि 1/λ इज़ 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/4, लेकिन इसको इस तरह मैंने किसी वजह से लिखा है, माइनस 1/n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट जिसको हम RH कहते हैं। RH जो है, इसकी वैल्यू जो है ये है 1.07 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर पर मीटर। चूँकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये 1/, वेवलेंथ है, तो 1/, डिस्टेंस के यूनिट्स होने चाहिए R/H के। ओके, इसको हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये फार्मूला भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, राइट। अब ये जो n है ये क्या है, पहले मैंने ये बता दूं। n जो है ये हो सकता है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो हर वैल्यू ऑफ n जो है वो एक लाइन को कॉरिस्पॉन्ड करती है। सबसे छोटी लाइन जो है ये वाली, ये n=3 को कॉरिस्पॉन्ड करती है, और उसके आगे वाली लाइन जो है n=4 को कॉरिस्पॉन्ड करती हैं, एंड फिर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आंसर करने थे, और ये ऑब्वियसली रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आंसर नहीं कर सकता था। इनफैक्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में मसले थे जो कि मैंने पहले बताए हैं। इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए एक और एटॉमिक मॉडल आया जिसको हम कहते हैं बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल जो था वो कुछ यूँ था कि सबसे पहले तो आप ये एज्यूम करो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ ख़ास रेडियाई के अलावा, यानी कि कुछ ख़ास वैल्यूज़ ऑफ रेडियस का मतलब है कि न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है उनका, कुछ ख़ास रेडियाई के अलावा किसी रेडियस में नहीं हो सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल मैच नहीं करती इस चीज़ से कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो हमें पता है कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़नी पड़ेगी, जिसको स्पायरल करना पड़ेगा, जैसे कि रदरफोर्ड के मॉडल में होता है। लेकिन बोहर के मॉडल में ऐसा क्यों नहीं होता, इसकी कोई जस्टिफिकेशन बोहर ने इनिशियली नहीं दी थी। लेकिन उसने ये कहा था कि समझ लो बस कि डिफरेंट रेडियाई के अलावा किसी और रेडियस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकते। इसकी जस्टिफिकेशन बाद में आई, मैं वो बताता हूँ कि जस्टिफिकेशन क्या है, लेकिन इनिशियली इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं थी। बोहर का जो इनिशियल एक्चुअल एजम्पशन था, जिसका एक इम्प्लिकेशन है जो कि मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट रेडियाई के अलावा कोई रेडियाई नहीं हो सकते,
उसका एजम्पशन ये था कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्कल के अंदर, उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ जो हैं ये क्वांटाइज्ड हैं। सो अगर सपोज करो कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, राइट, और उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये है उसका रेडियस, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये मूव कर रहा है तो उसकी कोई स्पीड भी है, इसका कोई मास भी है। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो है r टाइम्स p। मैं सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को एक स्केलर ले रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्शन एज्यूम यही कर रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ दिस स्क्रीन है, राइट। ओके, सो r टाइम्स p, बट p जो है वो m टाइम्स वेलोसिटी है। सो एंगुलर मोमेंटम इज़ mvr, भी डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की। बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ये थी कि ये क्वांटाइज्ड है इन द यूनिट्स ऑफ h बार। सो ये जो था ये बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी। h बार क्या है? h बार जो है ये है h ओवर 2 पाई, वेयर h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 10 टू द पावर -34, और इसके यूनिट्स जो हैं ये जूल सेकेंड के हैं। मैंने पहले भी प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज़ किया है यहाँ पे जब मैंने प्लैंक्स सॉल्यूशन की बात की थी, यहाँ पे भी प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ये अपीयर हुआ था, राइट। ओके, सो बोहर का जो फार्मूला, ये h बार है। सो बोहर का जो फार्मूला था क्वांटाइजेशन का वो कुछ यूँ था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सो अब इस पर्टिकुलर फार्मूला से हमें ये चीज़ ये सब कुछ एक्सप्लेन कैसे हो जाता है, जो कि मैं ऊपर मैं बता चुका हूँ। वेल, एक्सप्लेन कुछ इस तरह से होता है कि आप सबसे पहले तो ये फार्मूला लिखो, mvr इज़ इक्वल टू n h बार। दूसरी बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, वो है mv² ओवर r। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रही है। अब न्यूक्लियस में चूँकि बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, राइट, तो न्यूक्लियस का चार्ज भी ई है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज -e है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो ई है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -e है। तो जो फोर्स लगेगी इन दोनों के दरमियान वो है -e², मैं कूलम्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब इसमें अगर आप सिंप्लीफिकेशंस करो, r एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये बनता है mv²r इज़ माइनस की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन दोनों में माइनस आएगा, बिकॉज वो न्यूक्लियस की तरफ जा रही हैं, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, आप ये समझ सकते हो। सो इट्स e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपके पास बनता है v, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये m इससे कैंसिल हो जाएगा, एक v कैंसिल हो जाएगा और r कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो आपके पास बनता है v इज इक्वल टू e² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट divided by 1 over nh v, राइट। सो यहाँ पे बनता है e² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h 1 ओवर n। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि v जो है वो क्वांटाइज्ड है, जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड है। हर n के लिए हमारे पास एक डिफरेंट v आता है। अब चूँकि हमारे पास v के लिए फार्मूला आ गया है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और हम r के लिए एक फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस के लिए। सो mvr इज इक्वल टू n टाइम्स h बार। सो mv तो हमारे पास ये लिखा हुआ है ऊपर, r ओवर n इज इक्वल टू n टाइम्स h बार। सो हमारे पास ये आता है कि r इज़ इक्वल टू n²
h बार स्क्वायर ओवर 4 pi एप्सिलॉन नॉट h बार स्क्वायर ओवर m e स्क्वायर। सो अब आप देख सकते हो कि r भी क्वांटाइज्ड है। हर वैल्यू ऑफ n के लिए आपके पास एक r मौजूद है। अगर आप n को 1 रखो तो आपके पास जो r है वो सबसे छोटा r आता है, राइट। इसको हम r नॉट कह देते हैं। अब आप देख सकते हो कि n को अगर आप 2 रखो तो r जो है वो है 2 स्क्वायर टाइम्स r नॉट, यानी कि 4 टाइम्स r नॉट। और फिर अगर आप n को 3 रखो तो आता है 3 स्क्वायर r नॉट, यानी कि 9 टाइम्स r नॉट। सो अब आपके पास ये फार्मूला आ रहा है कि आर एन इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर नॉट। तो ये दरअसल वो वैल्यूज़ हैं जिसके बारे में बोहर ने कहा था कि हम डिफरेंट रेडियस की वैल्यूज़ जो हैं सिर्फ उनमें इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। और आर नॉट जो है वो ऑब्वियसली सबसे छोटा रेडियस है। इस सबसे छोटे रेडियस को हम कहते हैं बोहर्स रेडियस। इसको आर नॉट कह दिया। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h बार स्क्वायर ओवर m e स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, सो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं रेडियस की r नॉट, और अगला जो रेडियस है वो उससे 4 गुना बड़ा होगा। ये इतना बड़ा है कि मैं शायद बना भी ना सकूँ इसको। सो ये अगला रेडियस जो है ये 4 टाइम्स r नॉट है। अगला रेडियस जो है वो 9 टाइम्स बड़ा है बोहर रेडियस से, एंड सो ऑन। अच्छा, तो ठीक है, ये बात तो जस्टिफाई हो गई है कि डिफरेंट जो रेडियस की वैल्यूज़ हैं वो उससे उनमें ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो आप। अब आप देख सकते हो कि अभी तक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी जो शॉर्ट कमिंग थी कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करेगा, वो ख़त्म हो गई है। बिकॉज अगर एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, राइट, तो इससे छोटा रेडियस अवेलेबल नहीं है कोई, क्योंकि ये जो रेडियस है ये बोहल रेडियस है आर नॉट। इससे छोटा रेडियस अलाउड ही नहीं है। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर नहीं सकता है अब, क्योंकि उस गिरने के लिए उसको एक उससे छोटे रेडियस में जाना पड़ेगा। तो ये अलाउड नहीं है बोहल्स मॉडल के अंदर। दूसरी जो ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम थी, सॉरी, वो ये थी कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सप्लेन करना था। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने एक्सप्लेन करना है उसके लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वेट, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने की क्यों ज़रूरत है? तो हमें याद करने की ज़रूरत है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो आता किस तरह से है कि हम गैस को हीट अप करते हैं और जब गैस ठंडी होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। अब हाइपोथेसिस ये है कि जब गैस हीटअप होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइड्रोजन के वो ज़्यादा ऊपर वाले लेवल्स में चले जाते हैं, राइट, बिकॉज न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। और जब गैस कूल डाउन हो रही होती है तो इलेक्ट्रॉन्स वापस उन एनर्जी लेवल्स में आ जाते हैं, राइट। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगर आप एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हो तो आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहीं जानी चाहिए, एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती इस तरह। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो दरअसल एमिट हो जाती है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि जो मैंने अभी डिफरेंट रेडियाई की बात की है, इन रेडिया की कॉरिस्पॉन्डिंग एनर्जीज कौन सी हैं, और फिर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस ट्रांजैक्शन में जो एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में, उसकी एनर्जी क्या होगी। और फिर देखते हैं कि क्या उससे हम स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या होगी? वेल, एनर्जी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, हमें बहुत अच्छे से पता है, और वो है काइनेटिक एनर्जी, और ये वी एन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो है ये। और एक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है -e² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ये दो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
वी एन और आर इन दोनों के फार्मूलाज हैं हमारे पास. सो वी एन जो है उसके फार्मूला को कॉपी करते हैं. सो दैट्स ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, एन और आर एन जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वायर एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर. राइट. सो ये दोनों फार्मूलाज हम एनर्जी के फार्मूला में रखते हैं. लेट्स सी के क्या होता है. सो 1/2 एम वी स्क्वायर का मतलब है कि ई पावर 4 16 पाई स्क्वायर, बल्कि इसको ऐसे लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच बार स्क्वायर एन स्क्वायर ई पावर 4. राइट. ओके, माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और चूँकि अब हमारे पास यहाँ पे 1/r है ना कि r, तो यहाँ पे हमारे पास r का इन्वर्स हो जाएगा. तो इन्वर्स होता है m ई स्क्वायर एन स्क्वायर 4 पाई. नो वेट, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम. या सॉरी, r स्क्वायर में r में n जो है वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है. ओके, दैट मेक्स मोर सेंस. सो m ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वायर एन स्क्वायर. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको ये दिखता है कि e टू द पावर 4 m टाइम्स e टू द पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h बार स्क्वायर, और n स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, और एक में 1/2 है और एक में -1 है. सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास बनता है m e टू द पावर 4 32 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h बार स्क्वायर एन स्क्वायर. सो एनर्जी जो है वो इक्वल है माइनस m e टू द पावर 4 32 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/n स्क्वायर. अगेन हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं. सो n इज इक्वल टू 1 रखने का मतलब है कि एनर्जी जो है ये है माइनस e टू द पावर 4 32 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. राइट. सो ये दरअसल वो एनर्जी है जो कि n इज इक्वल टू 1 यानी कि पहले ऑर्बिट से जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के, उस ऑर्बिट से रिलेटेड एनर्जी है. और फिर आप लिख सकते हो कि e टू द पावर n जो n जो है यानी कि nth ऑर्बिट की एनर्जी, दैट्स नथिंग बट, इसको बल्कि हम यूँ लिख लेते हैं माइनस e, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि e पॉजिटिव हो. राइट. सो माइनस e ओवर n स्क्वायर. ये आप देख सकते हो कि ये फार्मूला इस तरह लिखा जा सकता है. सो अब अगर ये बात ठीक है तो हम एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि सपोज़ करो कि अब अगर हमारे पास, मैं दोबारा बता दूं कि ये जो e ऑफ n है ये रिलेटेड है, ये है कुछ भी नहीं है सिवाय nth ऑर्बिट से में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी ये वो है. राइट. ओके, अब अगर हमारे पास दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है फर्स्ट और सेकंड ही हो. सपोज़ करो कि ये nth लेवल है और ये जो है ये mth लेवल है. तो इसमें जो एनर्जी होगी ये em होगी, इसमें एनर्जी जो है वो en होगी. अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे आए, नीचे के लेवल पे आए, तो ये एक रेडिएशन इमिट करेगा. इस रेडिएशन की एनर्जी जो है उसको मैं लिख लेता हूँ m/n, बिकॉज ये वो रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रॉन ने तब इमिट किया है जब वो m से n पे गया है. राइट. सो ये क्या होगी? वेल, ये बहुत आसान है. सो इसको इक्वल होना चाहिए em माइनस en जस्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी लूज़ की है इलेक्ट्रॉन ने वही जानी चाहिए रेडिएशन में. सो em इज़ माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सो ये कुछ भी नहीं है सिवाय 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर के. और e जो है उसको मैंने लिखा था कि e जो है वो ये चीज़ है जो कि ये है माइनस साइन के अलावा. सो इसको अगर मैं लिखूं तो ये बनता है m e टू द पावर 4 32 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h बार स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. अब हम एक चीज़ देख सकते हैं बहुत आराम से कि अगर हम n को लिखें
2 और m चूँकि सिर्फ एक नाम है एनर्जी लेवल का, तो m को अगर मैं कह दूँ कि चलो उसको छोड़ा, नहीं करते कुछ, तो E2 to m। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है ये कंफ्यूज कर सकती है कि m जो है मैंने मैथ के लिए भी यूज़ किया हुआ है और एनर्जी लेवल के लिए भी m यूज़ किया हुआ है, तो इसको एल्थ कह दो, ये एल्थ एनर्जी लेवल है, ताकि मैथ और एल इसमें कंफ्यूजन ना हो। राइट, ओके, so that's m e to the power 4 इस तरह का हमने कुछ देखा हुआ है पहले। ये कुछ भी नहीं है सिवाय जो हमने पहले बाल्मर सीरीज़ की बात की थी, उसका जो फॉर्मूला था ये बहुत ज़्यादा मैच करता है इसके साथ, राइट। अब ये कह सकते हो कि ये तो 1/λ के लिए है, राइट। सो मैंने तो एनर्जी के लिए फार्मूला लिखा है। वेल इतना डिफ़िकल्ट नहीं है 1/λ के लिए लिखना फार्मूला, बिकॉज हमें ये पता है कि लाइट जो है उसकी एनर्जी है दैट्स जस्ट h times frequency, but h is just frequency is just c over lambda, right। so आप ये लिख सकते हो कि h c over lambda is m c power this power 4 32 pi epsilon naught square h square 1/2 square minus 1/l square। तो इसमें 1/λ आप लिख सकते हो कुछ इस तरह, और c भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। और एक्चुअली ये है, आप ही कैलकुलेट कर सकते हो कि ये चीज़ जो है ये एग्जैक्टली आती है 1.09 10⁻⁷ पर मीटर, राइट। अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ करो m की जगह और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज़ करो एंड सो ऑन, आप h बार की वैल्यू यूज़ करो और c की वैल्यू यूज़ करो। h बार की वैल्यू फॉर रेफरेंस जो है वो ये है 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो हम देख सकते हैं कि बोहर्स मॉडल ने ये चीज़ आप कह सकते हो कि एक्सप्लेन कर दी है कि जो ग्रुपिंग्स थी ऊपर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी कि यहाँ पे इसमें से बाल्मर को अभी मैंने डिस्कस किया है सिर्फ, लेकिन बाल्मर सीरीज़ किस तरह आई थी, वो इस तरह आई थी कि मैंने n को 2 रखा था, लेकिन अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज़ रखो तो आपके पास ये डिफरेंट ग्रुपिंग्स आती हैं। इसका अब n को 2 रखने का मतलब ये था कि चूँकि n जो है वो दरअसल वो स्टेट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बाल्मर सीरीज़ है वो तब आती है जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गिरते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं न्यूक्लियस और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनाऊं, सो ये सपोज़ करो कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और सिक्स्थ एंड सो ऑन। तो वो तमाम के तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि सेकंड एनर्जी लेवल में गिरने की वजह से आती हैं, इस तरह ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें बाल्मर सीरीज़ देती हैं। और मैं सारी वीडियो जो है वो बोहर्स मॉडल पे नहीं बना सकता, काफ़ी लंबी वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि अगर आप n=1 रखो तो जो लाइमन सीरीज़ थी वो भी एक्सप्लेन हो जाती है, जो कि मैंने ऊपर दिखाई थी। यानी कि अगर चीज़ें जो हैं, अगर मैं ब्लू से बनाऊं तो चीज़ें जो हैं अगर n=1 में गिरेंगी आके एंड सो ऑन, तो हमें लाइमन सीरीज़ मिलती है, राइट। और अगर तीसरे ऑर्बिट में गिरेंगी आगे तो उससे हमें पेस्टन सीरीज़ मिलती है। फोर्थ ऑर्बिट में गिरेंगी अगर हायर ऑर्बिट से तो उसको हम कहते हैं वहाँ से हमें ब्रैकेट सीरीज़ मिलती है, और फिर फ्रंट सीरीज़ जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट में गिरने से मिलती है। सो बोहर्स मॉडल ने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो क्यों है वह जैसा वो है। अब एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है बोहर्स मॉडल की नाकामियाँ। अब बोहर्स मॉडल की नाकामियों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है डी ब्रॉय वेवलेंथ। और लास्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो है स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट, और जो कि आई थिंक सबसे कमाल एक्सपेरिमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स की पिक्यूलियरिटीज़ को समझने के लिए। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।